बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेग्लिजेंस के बारे में। लॉ ऑफ टॉट का एक अहम टॉपिक है। इसका मतलब देखेंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो डिफेंस है वो भी ज़रा इसका देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। वर्ड नेग्लिजेंस का पहले आपने मतलब देखना है। इसका मतलब क्या होता है? जब आप प्रॉपर केयर नहीं करते किसी चीज़ के बारे में, कि कोई काम करते हो भाई, कोई कोई भी आप चीज़ कर रहे हो लेकिन आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो, आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको काम नहीं करते, तो जाहिर बात है उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है। तो हम कहते हैं कि जी ये नेग्लिजेंस है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको कहा जाता है कि भाई आपने ना ख्याल से गाड़ी चलाना है, आपने केयर से गाड़ी चलाना है, लेकिन आप केयर नहीं करते। आप ड्राइविंग के दौरान बात भी करते हो मोबाइल के ऊपर, इधर उधर भी देखते हो, ठीक है, खाते पीते भी हो, और फोकस नहीं करते कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और उसकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये है नेग्लिजेंस। और लॉ ऑफ टॉट, आपको पता है टॉट क्या होता है? सिविल रॉन्ग, किसी के साथ कुछ गलत करना। तो बहुत सारे जो गलत काम होते हैं ना, वो दरअसल लोगों की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी होते हैं। बाज़ों का कुछ लोगों की नीयत होती है किसी को तंग करना, मतलब इंटेंशन होती है कि यार मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, इसको मैंने तकलीफ़ देनी है, लेकिन बाज़ों का ज़्यादातर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी केयर ना करने की वजह से, आपकी लापरवाही करने की वजह से, आपके एवं आप इधर उधर देख रहे थे, आपने जो है ना एक बंदे को जो है ना उसको एक्सीडेंट कर दिया, उसको हिट कर दिया, उसकी वजह से ये बहुत सारे जो टॉट होते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो आंसर है ना वो नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से, आपकी गफलत की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, तो हम उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। सो ये नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने आज डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हम इसकी देखेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, नेग्लिजेंस कहता है कि बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कोई भी शख्स है ना उसको एक केयर, एक जो है ना एहतियात बरतनी चाहिए। एक एहतियात होती है, एक केयर होती है कि उस तक आपने काम करना है। मिसाल के तौर पे जब आपने गाड़ी चलाना है तो सिर्फ सामने देखना है, साइड मिरर पे देखना है, फोकस होके चलाना है। यानी ये क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये यानी कि इस लेवल तक आपने केयर करना है। लेकिन जब आप उससे नीचे आ जाते हैं, मतलब आप साइड मिरर पे भी नहीं देखते, सामने भी नहीं देखते, आप खाना पी रहे हो, आप जो है ना सिगरेट कर रहे हो, ठीक है, आप खाना पीना भी कर रहे हो, सारे मौज मस्ती भी कर रहे हो, पीछे भी देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, आपका फोकस नहीं है, तो यानी वो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है आप उसको मीटअप नहीं कर रहे, बल्कि उससे नीचे आ गए हो। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कोई भी समझदार बंदा, जो प्रूडेंट होता है, जो समझदार इंसान होता है, जिसको इतनी केयर करनी चाहिए थी, वो नहीं करता, और उसकी वजह से कुछ गलत हो जाता है, वो काम सही नहीं होता, वो गाड़ी आप सही नहीं चलाते और किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को गाड़ी हिट हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। ये तो उसकी होगी डेफिनेशंस। इसके अलावा एक और डेफिनेशंस भी मैंने आपको लिखी है कि ओमिशन टू डू समथिंग विच ए रीज़नेबल वुड डू, यानी कि ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, जो एक आम रीज़नेबल, जो समझदार इंसान को करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, उसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस, और जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची। सही है। तो अब हम इसमें देखेंगे मज़ीद कि ऐसा समझदार जो बंदा होता है, मतलब उससे मुराद क्या है। बाज़ों का देखें ना, कुछ लोग एब नॉर्मल भी तो होते हैं, कुछ लोग मेंटली स्टेबल होते, यानी अनस्टेबल होते हैं, वो कुछ भी गलत किसी के साथ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार ये तो बेचारा वैसे ही पागल था, इससे वैसे गाड़ी चली गई, ये तो बच्चा है, ये तो वो। तो वहाँ पे नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट ज़रा ना थोड़ा बहुत ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि भाई रीज़नेबल और प्रूडेंट यानी कि शख्स से मुराद जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो, समझदार इंसान हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसको पता भी हो कि यार ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अगर मुझे चलानी, उसको चलानी भी आती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ना केयर नहीं करता। उसको एक्सपीरियंस भी है कि यार अगर मैं गाड़ी के दौरान, ड्राइविंग के दौरान अगर मोबाइल पे बात करूँगा तो एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, और जिसको परसेप्शन भी हो, जिसको अंदाज़ा भी हो कि यार आगे क्या हो सकता है। सो ये होगी नेग्लिजेंस की डेफिनेशन। सो ओवरऑल नेग्लिजेंस का मतलब ये है जब आप डू केयर नहीं करते, कोई भी काम करना होता है ना दोस्तों, तो उसमें हमें ख्याल करना होता है कि कहीं किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। चाहे हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, या हम कोई और काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, केमिकल्स के साथ काम करते हैं, तो हम केयर करते हैं कि यार किसी को चोट ना लगे। आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, आप बल्ब ठीक कर रहे हैं, या आप मशीन को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने केयर करना होता है कि यार कोई वायर जो है ना वो इसे नीचे ना हो जाए, कोई करंट जो है ना नीचे फ्लो ना कर जाए, इस तरह किसी को करंट ना लग जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, किसी को ये ना हो जाए। सो ये चीज़ें हमने करना होता है। अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा है कि उसमें क्या था, जो ड्रोन था ना, वो जो ऑपरेटर था उसे ऑपरेट हुआ नहीं, वो इधर उधर देख रहा था, और वो ड्रोन जाके एक बंदे के सर में लग
लगा। सही है, ये कल की एक न्यूज़ है। तो क्या हुआ कि वो ऑपरेटर था, ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर पाया, उसने इधर उधर देखा होगा, उससे लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस हुई और वो अगले शख्स को जो है ना चोट पहुंची। तो हम इसको बोलते हैं टॉर्ट, इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। अच्छा जी, अब इस नेग्लिजेंस के ना कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो वो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जिस शख्स के साथ गलत हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचा हुआ है, वो दूसरे शख्स के हवाले से कोर्ट में जाएगा उसके खिलाफ कि भाई साहब इसकी वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे ये मसला हुआ है, तो आप मुझे ना इससे कंपनसेशन लेके देंगे। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? ड्यूटी है, ब्रीच है, उसके बाद कॉज है और उसके बाद डैमेजेस है। अब इन चार एलिमेंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी देखें, कोई भी काम करने के लिए ना आपके पास एक लीगल ड्यूटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका फ़र्ज़ होता है कि आपने उसको सही करना है। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आपने पैसे देने होते हैं और डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट करना। लेकिन अगर तो उसमें एक लिखा होता है कि डॉक्टर ने ना यानी कि एहतियात से काम करना है, उसका फ़र्ज़ है कि वो चीज़ों का सही से इस्तेमाल कर ले। अगर वो डेंटिस्ट है तो वो जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सही जगह पे उसको यूज़ करे। ऐसे ना हो कि वो जो है ना रूट कैनाल करते करते आपकी ज़ुबान को काट दे। सही है ना? सो ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी है, वो उसको उसने यानी करना है। कि पहली बात ये है कि उस शख्स की ड्यूटी थी, उसने ये करना था। ठीक है, तो पहली तो ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ, अगर उसकी ड्यूटी है तो फिर बात बनेगी। तो पहला काम तो हो गया कि भाई कोई इस बंदे की ने जो है ना कौन जो स्टेप है वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा स्टेप क्या होगा कि वो जो ड्यूटी थी वो ब्रीच कर दी उसने। मिसाल के तौर पे वो डेंटिस्ट था, उसकी ड्यूटी ये थी कि उसने केयर से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है। लेकिन हुआ क्या कि वो जनाब जब रूट कैनाल कर रहा था, दांत की ट्रीटमेंट कर रहा, तो इधर उधर देखना शुरू किया, किसी अपनी कोलिग से गपशप मारने लगा। और उसमें क्या हुआ कि वो मशीन थी या जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो जो है ना अगले बंदे की ज़ुबान के ऊपर चल पड़ा और उसकी ज़ुबान ज़ख्मी हो गई या होंठ कट गया। तो ये क्या हुआ कि उसने ड्यूटी की क्या किया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि उसकी ब्रीच करने से क्या किसी को नुकसान हुआ कि हाँ भाई इंजरी हो गई। वो जो पेशेंट था उसकी ज़ुबान कट गई, खून बहने लगा, उस बेचारी की तकलीफ़ हो गई, उसकी आधी ज़ुबान कट गई, अब तो वो सही तरीके से ना बोल पाएगा ना खा पाएगा। अच्छा जी, अब ये हो गया इंजरी, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होगा कि उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप चले जाएंगे कहाँ पे? आप चले जाएंगे अदालत में और डैमेजेस क्लेम करेंगे। डैमेजेस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, यानी आप कंपनसेशन मांगोगे। आप अदालत में जाओगे कि भाई ये जो डेंटिस्ट साहब हैं ना, पहले तो इनकी ड्यूटी थी कि ख्याल से काम करें, अच्छे से काम करें। उसके बाद वो उसने ड्यूटी का ब्रीच किया और उसकी वजह से मेरी ज़ुबान ज़ख्मी हो गई यानी मेरी इंजरी होगी। और इंजरी के बाद अब मैं डैमेजेस क्लेम करने आया हूँ ताकि मुझे जो है ना इससे बंदे से पैसे दिलवा दें, मुझे कंपनसेट किया जाए, मेरा इतना नुकसान हुआ है। सही है। सो ये चार स्टेप में अब हम इसको देखें। पहले ड्यूटी होगी, यानी आपकी एक ड्यूटी थी कि आपने ये काम सही से करना है लेकिन आपने नहीं किया। आपकी ड्यूटी ये थी कि आपने गाड़ी को अच्छे से चलाना है लेकिन वो नहीं किया। फिर आपने नंबर 2 पे क्या किया? उसकी ब्रीच किया, उसको तोड़ा। आपने गाड़ी सही नहीं चलाई, आपने डेंटिस्ट थे, आपने सही ट्रीटमेंट नहीं की, आपने नेग्लिजेंस की, आपने लापरवाही की। उसके बाद आपकी लापरवाही से क्या हुआ? इंजरी हो गई, किसी को तकलीफ पहुंची। और उसके बाद फिर आप डैमेजेस क्लेम करोगे उस शख्स, उस डॉक्टर और उस ड्राइवर के खिलाफ। आप क्या करोगे? अदालत में जाओगे। अच्छा जी, ये तो हो गए 4 एलिमेंट्स के नेग्लिजेंस साबित करने के लिए आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डिफेंसेस, यानी जिस शख्स ने ये गलत काम किया है, अब वो कहेगा कि नहीं सर जी ऐसा भी नहीं है, मैंने नेग्लिजेंस नहीं की, कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई, या तो वो एक्सक्यूज़ देगा, वो रीजंस देगा, वो अपने आप को बचाएगा। तो वो कौन से डिफेंसेस हैं, वो कौन से तौर तरीके हैं जिस पे वो कहेगा कि नहीं भाई जो है ना मेरी गलती नहीं है, इस बंदे की खुद की भी गलती है। तो अब वो चीज़ें हम देखते हैं वो कौन से डिफेंसेस हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय द प्लेंटिफ। मिसाल के तौर पे जो शख्स अदालत गया था ना कि भाई इस बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से मेरा नुकसान हुआ, पता चला कि भाईजान उसके साथ साथ उसकी खुद की भी गलती थी। मेरी बात समझ रहे हो? मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। एक शख्स था, वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था, पीछे से ऑफिसर ने उसको आवाज़ भी लगाई कि भाईजान क्रॉस ना करो, क्रॉस ना करो, गाड़ी आ रही है, आपको हिट हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और जनाब ट्रेन गुजर गई तो साथ में उसके ना थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गए और उसको भी एक्सीडेंट हो गया। सही है। तो अब हुआ ये कि उस पीछे से बंदे ने उसको आवाज़ लगाई थी, लेकिन मसला ये था कि प्लेंटिव जो है ना वो बेचारा नडीफ था या साथ में हैंड्स फ्री लगा के ना म्यूज़िक सुन रहा था। तो भाई उसकी खुद की भी तो गलती थी ना। ठीक है ना? वो तो चलो, जो ऑफिसर था जो पीछे आवाज़ लगाया तो उसकी तो गलती है कि भाई उसने पहले उसको जाने क्यों दिया, उसने देखा क्यों नहीं कि ये बंदा क्रॉसिंग कर रहा है रेलवे लाइन। लेकिन जब उसने आवाज़ भी दी तो उसके बाद वो खुद भी हैंड्स फ्री लगा के म्यूज़िक इंजॉय कर रहा था, या डीफ था या बहरा था। तो जब अदालत में जाएंगे तो अदालत में जो है ना जो प्लेंटिफ है, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचा है,
उसको भी ज़रा ना थोड़ी बहुत कहेगा कि हुजूर आपने खुद भी कंट्रीब्यूट किया, आपने खुद भी नेग्लिजेंस किया, क्यों म्यूज़िक सुन रहे थे यार, आप आपको शर्म नहीं आ रही, आप एक रेलवे लाइन को क्रॉस करे हो, आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है, या आप बह रहे थे। तो हमें ये पता चला कि भाईजान कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में एक ये भी होता है कि आप खुद भी जो है ना जिम्मेदार होते हो, ठीक है, आपकी खुद की भी गलती होती है उसके अंदर। अच्छा जी, दूसरा है इन एक्ट ऑफ गॉड। मिसाल के तौर पे यार तूफ़ान आ गया, एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, सडन ऐसा नेचर की तरफ से हो गया जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तेज़ बारिश हो रही थी और एक शख्स आपके घर से नीचे से गुजर रहा था और आपका घर का जो शेल्टर है वो उसके ऊपर गिर गया, क्योंकि तूफ़ान इतना तेज़ था, इतनी तेज़ बारिश थी, उसकी वजह से वो जो शेल्टर नीचे गिरा, उसको चोट पहुंची, उसके सर पे चोट लगी। अब ये जो चीज़ थी ना भाई, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं थी ना, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है ना, ये तो नेचर का काम है। ये तूफ़ान बारिश होना, ठीक है ना, बड़ा टेम्परेचर होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो जाना, ठीक है ना। आपको पता है इन बड़े बड़े शहरों में जैसे हमारा दिल्ली, मुंबई या लाहौर में जब ट्रेन बारिश होती है तो अच्छी खासी पानी जमा हो जाता है, कराची में अच्छा खासा, तो लोगों की बड़ी चोटें लग जाती हैं। लेकिन वो हम जानबूझ के तो नहीं करते, वो नेचर की तरफ से है। तेज़ बारिश हो रही थी, किसी घर के ऊपर एक कोई चीज़ पड़ी थी, वो उड़ के किसी और को लग गई, सही है। तो हम ये भी डिफेंड देंगे कि भाईजान मेरी नेग्लिजेंस नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, इसको तो मैं वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद है जनाब तीसरा इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपको खुद पे कंट्रोल ना हो। मैं मिसाल के दे के समझाता हूँ। ब्राउन और कैंडल के अंदर केस था, उसमें ये था कि दो लोग थे, उन दोनों के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो उन दोनों शख्स ने क्या किया, उन कुत्तों को वो मतलब अलग कर रहे थे, छिड़वा रहे थे कि यार ये ना हो। अब उसमें ये होगा कि एक बंदा ना दूसरे कुत्ते को ना वो स्टिक मारता है ताकि वो उस दूसरे कुत्ते को छोड़ दे। अक्सर आपने देखा होता है ना, जब दो दोस्तों की लड़ाई हो रही होती है तो आप ना हेल्प करते हो, तो फिर वो क्या, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उनके जो दोनों ओनर्स थे, मालिक थे, वो आपस उन कुत्तों को छुड़वा रहे थे। तो एक बंदे ने क्या किया, स्टिक उठाई और कुत्ते दूसरे कुत्ते को मारना शुरू किया ताकि वो वहाँ से भाग जाए, वो उसके कुत्ते को छोड़ दे, उसके डॉग को छोड़ दो। लेकिन गलती से क्या हुआ, वो कुत्ते की जगह स्टिक लगने जगह उस कुत्ते का जो मालिक था उसको लगी, उसकी आंख जख्मी होगी, ज़ाया होगी। अब जब अदालत में गए ना तो वो बंदा अदालत में गया कि भाईजान इसने मुझे ना डंडी मारी है, इसने मुझे स्टिक मारा है, मुझे हिट, और मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया हूँ। तो अदालत को वो कहेगा भाई साहब मैं तो नहीं, मैं तो कुत्तों को छुड़वा रहा था, मैं तो कुत्ते को मारा था, अब उसमें उसको लगी तो मैं ये क्या करूँ, ठीक है। ये तो मेरी जानबूझ के नहीं किया, ये नेग्लिजेंस नहीं, ये तो भी ऐसा था कि इतनी फ़ाइट हो रही थी, इतनी शदीद फ़ाइट हो रही थी, तो उसमें किसी न किसी को चोट लगी जग जाती है, तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे बस में नहीं था। तो हम इसको बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी ऐसा एक्सीडेंट जो आपके कंट्रोल में ना हो। सो यहाँ पे भी यानी कि जो जिसने जिसको मारा होता है वो बच जाता है, ठीक है। और ये अक्सर होता है, आप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अक्सर 4-5 लड़कों का ग्रुप फाइट हो जाती है, तो अक्सर जो है ना किसी और को लग जाती है बेचारे को चोट, या किसी और को मुक्का लग जाता है। तो ये हम कहेंगे ये एक्सीडेंट था, जब झगड़ा चल रहा होता है तो फिर पता नहीं चल रहा होता किसको क्या लग रहा है क्या हो रहा है। तो ये डिफेंड है नेग्लिजेंस का। ये तीसरा जो एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नेग्लिजेंस के बारे में बताया, इसके एलिमेंट्स क्या बताया, ये अगर एलिमेंट्स पूरे होंगे तो नेग्लिजेंस आप क्लेम कर सकेंगे, और उसके अलावा इसके डिफेंड क्या हैं, इसको डिफेंस किस तरह किया जा सकता है, वो भी मैंने आपको 3 किस्म के उसके डिफेंसेस बता दिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।